जो लैंड पूलिंग से रिलेटेड कुछ किसान साथी ने हमारे जो बात की थी, तो लैंड पूलिंग की हमारी कोशिश है कि अगले एक आध साल के अंदर आपको कॉन्क्रीट परिणाम देखने को मिलेंगे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ स्टैट्यूटरी परिवर्तन की भी प्रयास किए जाए। हम लोगों ने कोशिश की है कन्विंस करने की सभी स्टेक होल्डर्स को कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें लैंड पूलिंग में ये कानूनी रूप देना पड़ेगा। केवल पॉलिसी से काम नहीं चल रहा, क्योंकि जो लोग बीच में राजी नहीं होते उनका प्रॉपर प्लानिंग के लिए राजी कराना जरूरी है। उसके साथ उसके लैंड जो है उन्होंने फाइनल कर दिया है, और लैंड पूलिंग के लिए भी हम लोग काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जीडीए की पॉलिसी हमारे को उम्मीद है कि अगले 2 महीने के अंदर हम आपके समक्ष ले ही आएंगे। आपके सारे आपत्तियां सुझाव आ चुके हैं, उसको 2021 में अमेंडमेंट के रूप में हम लोग लेंगे। टीओडी पॉलिसी की बात भी किसी साथी ने की थी। टीओडी पॉलिसी इवन शुरू में किसी ने क्वेश्चन किया था कि वो 60 मीटर चौड़ी सड़क है या क्या है। टीओडी इस बार बहुत ही स्पेसिफिकली, पुरानी जो पॉलिसी थी 2015 में जब बात थी कि पूरे मेट्रो कॉरिडोर के अलोंग चलेगी, वो चीज करके तो पूरा शहर टीओडी बन जाता, वो टीओडी का कंसेप्ट ही खत्म हो जाता। तो इसका व्यवस्था ये की गई है, जो नई टीओडी पॉलिसी नोटिफाइड है, आप लोग उसको देख सकते हैं वेबसाइट पर, कि नोड्स को आइडेंटिफाई किया है और उस नोड के अराउंड एक गोलाई में 500 मीटर और 800 मीटर के गोले खींचकर उसका पूरा इंटीग्रेटेड प्लान बनाने की बात की है, जहां पे हायर डेंसिटीज होंगी, जहां वॉकिंग अपने आप होगी, साइकिलेबिलिटी अपने आप होगी, और उस तरीके से लोग पैदल चल के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साधन तक पहुंच सके। इस तरीके से ये इंटीग्रेट होता है, हमें मैक्रो समझना पड़ेगा। आप यदि एक पार्ट को निकाल के देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो सिर्फ शब्द है, पर जब आप होलिस्टिक देखेंगे कि कैसे एक टुकड़े का दूसरे टुकड़े के साथ कनेक्शन है, तो ये बात सामने आएगी। जो पुराना डेवलप्ड इलाका है उसमें ओनली पॉलिसी इज रीडेवलपमेंट, क्योंकि वो तो ऑलरेडी डेवलप्ड इलाका है, वो पॉलिसी रीडेवलपमेंट की पॉलिसी है। उसमें रीडेवलपमेंट में, जो रीडेवलपमेंट के बारे में हम लोगों ने कहा गया है ब्राउनफील्ड रीडेवलपमेंट में, कि कैसे इंसेंटिव एफएआर मिलेगा। आप उस इंसेंटिव एफएआर को यूज करते हुए इकट्ठे होकर अपने इलाके को रीडेवलप करें, तो वर्टिकल जाएं, जो एक्स्ट्रा एफएआर है, ग्राउंड कवरेज एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, वर्टिकल जाएंगे, ओपन स्पेसेस ज्यादा होंगी, तो क्वालिटी ऑफ लिविंग बेटर होगी। इसी प्रकार से हम लोगों ने नॉर्म्स बनाए उदय कॉलोनी के लिए। हालांकि वो बहुत ही मुश्किल काम है, मुझे मालूम है, पर पुराने टाइम में जब कॉलोनीज को रेगुलराइज किया गया तो कागज पे एक नया नक्शा खींचा, आप देखिएगा ये जो पहले हुआ, और कह दिया गया ये रेगुलराइज हो गई। मौके पे हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। तो आज भी यदि उस समय 3 फुट चौड़ी गली थी, तो आज भी 3 फुट चौड़ी गली मिलती है, और कहने के लिए वो इलाके को हम रेगुलराइज कॉलोनी कहते हैं। तो इस बार कोशिश ये की गई है डीसीएन उदय कॉलोनी के जो नॉर्म्स बनाते हुए, कि पूरी कॉलोनीज जो 1731 है उनको 2 टुकड़ों में बांटा गया है, बांटा जाएगा। वो जैसे जैसे अप्लाई करेंगे, जहां न्यूनतम मापदंड पूरे होते हैं, मिनिमम रोड की वेट और इस प्रकार की फैसिलिटीज वो पूरी होती हैं, उनको रेगुलराइजेबल कॉलोनी एज इट इज बेसिस पे कहेंगे। वहां आदमी अपनी प्रॉपर्टी को दोबारा डेवलप करेगा, और नगर निगम से वो अपना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से नक्शा पास कराएगा और आगे बढ़ सकेगा। ऑन द अदर हैंड, जहां ये न्यूनतम विड्थ आदि के मापदंड पूरे नहीं होते, और ये चीजें बहुत ध्यान देके फायर और जो दूसरे हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के साथी लोग हैं जो इसको डील करते हैं, उन सब के साथ बात करके बताया गया है कि न्यूनतम मापदंड क्या है जिसका होना जरूरी है, और उन मापदंडों को जो पूरा नहीं करते उसको हम रेगुलराइज नहीं करेंगे। हालांकि हम मालिकाना हक दे रहे हैं, हम अनऑथोराइज कॉलोनी का जो अभियान चला रहे हैं उदय के अंतर्गत मालिकाना हक देने का, उस आदमी का मालिकाना हक जरूर होगा, पर वो कॉलोनी अभी रेगुलराइज नहीं हुई। लोगों को इकट्ठे होकर आना पड़ेगा और रीडेवलपमेंट में जाना पड़ेगा, तब उसको रेगुलराइजेशन का काम पूरा होगा। तो 2 स्टेजेस में काम हो रहा है। उस तरीके से उस इलाके का भी रीडेवलपमेंट करने को इंसेंटिवाइज किया जा रहा है। इसी प्रकार से लैंड पूलिंग इलाका और ग्रीन डेवलपमेंट इलाके में लोग आएंगे, वो अपना रीडेवलपमेंट करेंगे। पिछले बार भी मैंने बातचीत में बताया था कि पानी हमारी एक सबसे बड़ी समस्या है, इसलिए एफएआर जो नया लैंड पूलिंग इलाके में है उसको 200 रखा गया है। इस पे हमारी अथॉरिटी में भी, एडवाइजरी काउंसिल में भी काफी बात हुई थी कि इस 200 को बढ़ाना चाहिए, पर आज की स्थिति में पानी का लिमिटेशन को देखते हुए इससे ज्यादा बढ़ाना संभव नहीं है। नहीं तो बिल्डिंगें खड़ी होंगी, पानी की व्यवस्था नहीं होगी। हो सकता है कि भविष्य में जब पानी की और व्यवस्थाएं हो जाएं, 3 डैम बनाने की बात चल रही है, और वो जब डैम के पानी आ जाए उसके बाद कोई चीज आगे चले। नहीं तो इस बार मेन स्ट्रेटेजी यही है कि वाटर का रीयूज करके हम लोग जितना पानी बहाते हैं उस पानी का
वेस्ट वाटर का जो बेस्ट उपयोग हो सकता है वो किया जाए, और बेसिक पानी का रिक्वायरमेंट जो है पर कैपिटा पर डे उसको रिड्यूस किया जाए, उस हिसाब से बात की गई है। कुछ सुझाव लोगों ने और दिए, बात की जैसे कि वीमेन को प्रेफरेंस दिया जाए रेंटल हाउसिंग में। कहना बड़ा आसान है, ये मैं कहूंगा अगेन मैक्रो सुझाव है। इसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए किस प्रकार से किया जाए, रेंटल हाउसिंग में मैं क्या इंसेंटिव दूं कि वीमेन, लिखना बड़ा आसान है, जैसे आपने कहा कि ये तो शब्द का मायाजाल होता है, कुछ चीजें पढ़ के बड़ा अच्छा लगता है, पर यदि मुझे वीमेन हाउसिंग को या वीमेन रेंटल हाउसिंग को अपने रेंटल हाउसिंग पॉलिसी में प्रेफरेंस देना है तो किस प्रकार का इंसेंटिव मुझे बिल्डिंग करना पड़ेगा। यदि इसके बारे में आपको कोई ब्राइट आइडिया है तो जरूर से लिखिए कि आप अपनी पॉलिसी में ये दें। जैसे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जब, हालांकि स्टाम्प ड्यूटी डीडीए का विषय नहीं है, प्लान का विषय नहीं है, स्टाम्प ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का विषय हो जाता है, हम लोग चाहे तो इसमें ऐसे सुझाव रख सकते हैं। सरकारें ये करती है महिलाओं को संपत्ति हक बढ़ाने के लिए कि रजिस्ट्री रेट है, यदि किसी स्टेट में आम रजिस्ट्री रेट 8% है तो महिला के नाम पर करने में वो 6% हो, इस प्रकार का एक इंसेंटिव देते हैं। एक किसी साथी ने कहा सर्किल रेट में छूट दे दी जाए, तो सर्किल रेट में छूट से किस प्रकार से किया जाए कि उसका दुरुपयोग ना हो। मान लीजिए आज मैं कहूं कि मैं इस पर महिला के लिए रेंटल हाउसिंग बनाऊंगा और इसलिए मुझे छूट दे दी जाए, वो छूट सर्किल रेट की छूट मैं समझता हूँ, क्योंकि हम जमीन तो डायरेक्टली उस आदमी की निजी है, तो खरीदने पे स्टाम्प ड्यूटी के शुल्क की बात कर रहे हो। मान लीजिए पॉलिसी हम गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के साथ बात करके बनवाने में सफल हो जाते हैं, पर इम्प्लीमेंट में कैसे इंश्योर किया जाएगा कि आज महिला के नाम पे, महिला हॉस्टल के नाम पे मैंने अपनी जमीन खरीदी और कल मैं महिला हॉस्टल ना बना के उसका पुरुष हॉस्टल बना दूं या कोई दूसरी चीज बना दूं। इन चीजों को पॉलिसी बनाते समय हमें बहुत बारीक से विचार करना पड़ता है। मेरा सिर्फ अनुरोध इसमें ये रहेगा कि जो आप लोगों ने सुझाव दिए, चिंताएं लगभग सभी बिल्कुल सही थी, सभी ऐसे इश्यूज आप लोगों ने उठाए जिसके बारे में सुधार होना बहुत जरूरी है, पर हम लोगों को वास्तव में फायदा बहुत ज्यादा होगा तब जब आपने जो अपनी बातें रखी उसको थोड़ा सा कॉन्क्रीट सुझाव के रूप में ले जाके कि आप अपने प्लान में इस प्रकार से इसको लिखिए, वो यदि आप कर पाएंगे तो हमारी ज्यादा मदद होगी। इसका ये मतलब नहीं कि आपने जो अभी सुझाव दिया उसको ना लिखिए, उसको जरूर से लिखिए। उसमें भी क्या होता है, जब एक स्टार्टिंग पॉइंट डिस्कशन का मिलता है तो हमारे यहाँ ग्रुप्स बने रहते हैं, हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं और कोई नए सुझाव निकल के आते हैं, तो वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। जो आपने आज कहा उसको हम लोग जोड़ेंगे, फॉर्मली आप अप्लाई कीजिए, पर यदि उसको आप कंक्रीट करके देंगे तो हमारे लिए और ज्यादा फायदा होगा और ज्यादा आपका कंट्रीब्यूशन दिल्ली के प्लान को बेटर बनाने में होगा। ये मेरा आप लोगों से अनुरोध है और आप सबने पार्टिसिपेट किया, अपना समय निकाला इसमें, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you everyone. Thank you VC sir. With this we close the meeting for today. आज की मीटिंग हम आप समाप्त करते हैं इस वेबिनार को। धन्यवाद। Thank you sir.